We want justice. 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 कोलकाता रेप केस ने हर किसी को झंझोर कर रख दिया है, लेकिन देश में ये महज इकलौता ऐसा केस नहीं है जहां पर रेप की खबर हमारे सामने आई है। आए दिन ऐसी कई सारी खबरें हमारे सामने आती ही रहती हैं और इस बार कोलकाता का जो केस आया है उसने न केवल सरकार पर, न केवल हमारी सुरक्षा पर, बल्कि समाज पर भी कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके चलते आज हम जानेंगे लोगों से कि जब वो इस तरह की खबरें सुनते हैं तो उनके मन में क्या विचार आते हैं और साथ ही साथ वो किस तरह के बदलाव अब लाना चाहते हैं सामाजिक तौर पर। अब वो अपनी जिंदगी में क्या बदलाव करना चाहते हैं और अपने आसपास के लोगों में क्या बदलाव करना जरूरी समझते हैं, इस पर आज करेंगे चर्चा लोगों के साथ। यहाँ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से जानेंगे कि वो कोलकाता रेप केस के बारे में आखिर क्या सोचते हैं। We want justice. 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 जिंदाबाद नारी शक्ति जिंदाबाद। इस तरह की घटनाएं सुनने के बाद में उनके मन में किस तरह के विचार आते हैं, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। जब भी आप रेप केस जैसे मामलों को आप सुनती हैं, अभी मणिपुर में भी हादसे कई सारे हुए हैं, अभी हाल ही में कोलकाता का केस बहुत ही ज्यादा डरावना था, तो ऐसे केसेस जब आप सुनती हैं तो एक लड़की होने के नाते आपके मन में क्या विचार आते हैं? देखिए, जैसे कि मैं एक लड़की हूँ, पहले तो मुझे गुस्सा तो बहुत ही आता है, पर इस चीज को हम अपनी न्यायिक सुरक्षा है उस पे हम भरोसा करते हैं और हम अपनी सेफ्टी के लिए जैसे पेपर स्प्रे है और फिर ऐसे कई चीजें हैं, अब सेल्फ डिफेंस है, हम ऐसी चीजें सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं और उस चीज से कैसे अवेयर रहा जाए, आप कैसे फाइट बैक दे सकते हो, ये सब चीजें हम करेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ देश की सरकार जिम्मेदार नहीं है, साथ ही साथ हमारा समाज बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप भी यही सोच रखती हैं कि समाज ज्यादा जिम्मेदार है और समाज को अगर बदलना है तो किस तरह से समाज में बदलाव लाया जा सकता है आपके हिसाब से? सबसे पहले तो समाज बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो लड़कियों को पहले से सिखाते ही नहीं है कि हम बोले, क्योंकि ज्यादातर देख रहे हो आप केसेस में तो किसी के फादर उनके साथ रेप करते हैं, उनके चाचा होते हैं, ये होते हैं, पर हम उनको बोलना नहीं सिखाते। लड़कियां बोल नहीं पाती है, वो डर जाती है, वो सोचती है कि समाज क्या सोचेगा। ये समाज के बारे में ही हम लोगों को पहले से लड़कियों को सिखाया जाता है, तुम लड़की हो, तुम ऐसे कपड़े मत पहनो, समाज क्या बोलेगा, ये उनको सिखाया नहीं जाता कि तुम अपनी आवाज उठाओ, तुम अपना स्टैंड लो। अगर लड़कियों को पहले से ही सिखाया जाएगा अपने फैमिली से कि तुम अपना स्टैंड ले सकती हो, हम तुम्हारे साथ है, तो लड़कियां कुछ भी बोल सकती है आगे जाके कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, तो वो आगे जाके अपना स्टैंड लेगी तो कुछ हम वहाँ पे जो रेपर्स है उनके लिए कुछ कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा सरकार भी है, क्योंकि देखो अगर उनके ऊपर सख्त से सख्त कुछ किया जाए, अगर ये कितने दिन हो गए, ठीक है, वो लड़कियों को जो रेपर्स थे उनको कितने दिनों बाद उन लोगों को पकड़ा गया, और अगर एक लड़के को हम इतनी गंदी से ये सजा दे सकते हैं, ठीक है, तो आगे जाके कोई भी करेगा तो वो सोचेगा कि मैं कैसे करूं, कितनी गंदी सजा देते हैं ये लोग, मैं तो ऐसे ही लड़की को देख भी नहीं सकता ऐसे आंखें उठा के। इसलिए एक तो सबसे पहले उन लोगों का जो निर्णय है वो जल्दी नहीं लेते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह के अपराध घटते हैं तो हमारे मन में बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा होता है, लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि अगर लड़कियों के साथ में कोई ऐसी घटना घटती है, हरासमेंट भी होता है, कोई अगर छेड़छाड़ भी करता है तो वो बोलने से कतराती है, जैसा आपने कहा। वैसे ये सवाल पूछना सही नहीं होगा, लेकिन अगर आपके साथ कभी ऐसा कोई वाकया हो कि कोई छेड़खानी कर रहा है तो आप उस वक्त क्या करेंगी? आपको अपने ऊपर ये सिचुएशन लेकर इसका जवाब दें। पहले तो सेल्फ डिफेंस कि कैसे सबसे ज्यादा लड़कियों को रिस्पेक्ट दी जाती है, पता है, तो पब्लिक में सबसे पहले तो हंगामा करना चाहिए ही कि ये लड़का ऐसे कर रहा है, तो सबसे पहले पब्लिक उस पर एक्शन लेगी, ठीक है। तो उसके बाद पता चलेगा कि भाई लड़कियों को अगर हम ऐसे रास्ते पे जाते ये सब कर रहे हैं, ठीक है, अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो सबसे पहले मैं रिएक्शन, सबसे पहले तो मैं उसे मारूंगी, ठीक है, सबसे पहले पकड़ के उसे मारूंगी कि भाई तू कौन होता है मुझे छूने वाला, ठीक है। उसके बाद समझ रही है, मतलब जितनी भी पब्लिक होगी वहां की वो उसे पीटेगी। उसके बाद समझ में आएगा कि आजू बाजू के जो लड़के होंगे जो भी मतलब उसके साथ, उनको समझ में आएगा कि भाई ये लड़की अगर ऐसा कर सकती है तो कोई भी लड़की ऐसा कर सकती है, तो वो डरेंगे। इस तरह के जो वाकया होते हैं इसका जिम्मेदार आखिर है कौन आपके हिसाब से? क्या सरकार जिम्मेदार है या समाज जिम्मेदार है? आपके हिसाब से कौन जिम्मेदार है? मेरी नजर से देखे तो इसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो सरकार की है। अभी जो सरकार हाल में जो सरकार है उनके कार्यकाल में इतने सारे रेप हो रहे हैं और सरकार जो है वो उनमें उनकी कोई ना कोई मिली भगत होती है। कोई भी केस देख लो आप,
अभी राजकोट में अग्निकांड हुआ, उसमें भी सरकार के कोई ना कोई एजेंट है ही। सभी केस के अंदर सरकार तो है ही। मतलब ये जो रेप हो रहे हैं वो भी सरकार के कोई ना कोई अंदर खाने कोई व्यक्ति होंगे। अगर आप सरकार को मानते हैं और साथ ही एज अ मेल आप अपनी लाइफ में किस रूल को फॉलो करते हैं कि मुझे लड़कियों को बुरी नजर से नहीं देखना, और साथ ही साथ जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं, खासकर जो मेल्स आपको देख रहे हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर कहीं भी कोई भी जगह पे गलत होता दिखे तो आप सबसे पहले आपके आसपास जो भी है उन्हें बताइए। कई बार क्या होता है अपनी सेल्फ बचाने के चक्कर में लोग अक्सर आसपास के लोगों को बताते नहीं है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूँ कि वो आसपास के जो भी लोग हैं उन्हें बताएं कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो आपके आसपास के लोग आपकी मदद करेंगे। अब मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि आने वाले वक्त में ये जो रेप केसेस रैपिडली बढ़ रहे हैं ये अब धीरे धीरे करके कम होगा? और क्योंकि जो कैंडल मार्च की प्रथा एक शुरू हो गई है देश में, कैंडल जलाते हैं और लोग फिर उस केस को भूल जाते हैं, तो क्या हमारे देश की कानून व्यवस्था इतनी सख्त है कि अब शायद हमें कोई बदलाव देखने को मिले? जी, बात करें कि जब संविधान लागू हुआ तब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ही कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो आखिरकार वो गलत ही साबित होगा। लेकिन संविधान कितना ही खराब क्यों ना हो, लेकिन उसको लागू करने वाले अच्छे होंगे तो संविधान आखिरकार अच्छा ही साबित होगा। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि आप द हिंदू सेक्शन एक्ट 1962 और हिंदू कोड बिल, ये से जो बहुत सारे प्रावधान जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं उसको पढ़ना चाहिए लड़कियों को। और दूसरी बात कि सेल्फ डिफेंस जो पहले से प्रथा आई है, जो पहले से प्रथाएं चलती आ रही है कि आप लोगों को घर के बाहर नहीं निकलना है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ घूंघट के अंदर रहना है, आप लोगों को पीरियड्स के वक्त आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ नीचे बैठा रहना है, ये सब जो गुलामी है, मानसिक गुलामी, वो अपने घर से शुरू होती है, जिसके कारण लड़कियां जब बाहर निकलती है तो अपना आवाज बुलंद नहीं कर सकती। तो मैं अपने भारत देश के सभी नागरिकों और सभी परिवार से कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को और अपने खास करके अपने लड़कियों को लड़ना सिखाओ, और जरूर पड़े तो उनको हथियार भी दो, ताकि कोई भी अगर कोई गलत नजर से देखे तो वो तुरंत ही उस पर एक्शन कर सके। और रही बात कि ये बढ़ावा क्यों हो रहा है, रेप की बढ़ावा क्यों हो रहा है, तो रेप का बढ़ावा मैं ज्यादातर मानता हूं कि ये सोशल मीडिया का इफेक्ट है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो पोर्नोग्राफी अभी शुरू हो चुकी है, इंडिया का 3rd नंबर पे पूरे वर्ल्ड में नंबर आता है कि इंडिया 3rd नंबर पे आता है ज्यादा पोर्नोग्राफी में। तो वो लोग ऐसा देखेंगे तो उनके माइंड में ऐसा ही विकृति आएगी। और बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम पे सारे के सारे अननोन पर्सन से भी ज्यादातर अटैच हो जाते हैं। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो भी करे सोच समझ के कीजिए और अपनी रक्षा के लिए हमेशा के लिए तैयार रहे। और आने वाले समय में जो एक कैंडल मार्च निकल रहा है, अगर लड़कियां जागरूक ना हुई तो आने वाले समय में कैंडल मार्च ऐसे ही निकलता जाएगा और सत्ता और मुड़ीवादी लोग आपका केस दबाते ही रहेंगे। अब मैं आगे ये जानना चाहूंगी कि डेली लाइफ में आप अपनी सुरक्षा के लिए क्या करती हैं, और साथ ही साथ जिस शहर में आप रहती हैं क्या वहां पर आप सुरक्षित महसूस करती हैं? और जो भी जवाब आप देंगी हाँ या ना, उसका एक कारण भी आप बताइएगा प्लीज। मैं अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहती हूँ, घर में कोई भी आता है, एंड बहुत सारे दारू वाले भी लोग होते हैं जो ऐसे बारिश में कहीं रुक जाते हैं, तो एक्चुअली में मेरे को उनके बोलना पड़ता है कई बार। और दारू वाले जो कभी होते भी है तो मेरे को सामने बोलते हैं, तब भी मैं उन्हें सामने आवाज उठाती हूँ कि नहीं, मैं उनको बोला। और साथ में मेरे परिवार वालों की भी गलती है कि हमेशा से लड़कियों को वो थोड़ा नीचा रखना चाहते हैं एंड दबा के रखना चाहते हैं। तो मैं इसी वजह से सब परिवारजनों को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज लड़कियों को आगे हमेशा रहने दीजिए, हमेशा लड़कियों को ही मत दबाइए। लड़कों की भी बहुत सारी गलतियां होती है, जिसकी वजह से अब ये जो कोलकाता में रेप केस हुआ है और इसमें लड़की ने पूरे कपड़े पहने थे, ना कि कोई छोटे कपड़े पहने थे, तब भी समाज उन लोगों को ऐसा कहता है कि लड़की छोटे कपड़े पहनती है, इसीलिए उनके साथ ऐसा गंदी हरकतें होती है, जबकि उस लड़की ने पूरे कपड़े पहने थे। इसलिए प्लीज आवाज उठाइए, हम सब एक है। ये बात मेरे ख्याल से हर कोई एग्री करेगा कि सबसे पहले हमारे घर वाले ही हमें ये सिखा देते हैं कि हमें दबकर रहना है, हमें घर में रहना है ताकि हम सेफ रहें। और कई सारे वाक्य ऐसे भी होते हैं कि घर का ही कोई व्यक्ति हमारे साथ में कुछ गलत कर जाता है, तब ये घर वाले कुछ नहीं बोलते। इसलिए लड़कियों को ये सिखाना ज्यादा जरूरी है कि आप स्ट्रांग होकर खड़े रहें, अपना स्टैंड लें, और जब भी बाहर निकले इस तरह से प्रिपेयर होकर निकले कि अगर कोई बुरी नजर से देख रहा है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देकर ही वापस लौटे, खुद ना दबे।
इसी के साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी कि एज अ मेल आप क्या सोचते हैं कि लड़कियों की सुरक्षा के लिए हमें अब और क्या कदम उठाना जरूरी है, हम क्या कर सकते हैं जिससे हमारी लड़कियां सेफ रहे? सबसे पहले तो मैं है ना मतलब कि सरकार जो बैठी है हमारी बीजेपी, वो सरकार को सबसे पहले जो भी है मतलब के गुनहगार है उनको है ना तुरंत ही फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि फांसी देने से जो आगे के लोग हैं वो भी है ना मतलब कि आगे की जो भी सोच रखते हैं उनकी ऐसी गंदी सोच रखते हैं वो आगे जाके मतलब के ना रखे। और मैं है ना दूसरा भी बताना चाहता हूँ कि जो भी समाज की जो भी रूढ़िगत परंपरा है जो चलती आई है पहले से, वो है ना अभी है ना बंद करे। ये है ना मतलब कि आधुनिकता चल रही है अभी, तो लड़कियों को मतलब कि सबसे पहले है ना मतलब कि जागरूक होने की जरूरत है खुद से ही, क्योंकि घर वाले तो बोलेंगे कि तुम है ना मतलब कि दबके रहो, ऐसे रहो। तो सबसे पहले है ना लड़कियों को अपने जो विचार है मतलब कि उनको जो पढ़ना चाहिए वो पढ़ने में है मतलब कि फूलन जो देवी है उनको पढ़िए, फिर जो झांसी की रानी है उनको पढ़िए, तो उनमें है ना मतलब कि जागरूकता आएगी। और मैं अभी की जो भी लड़कियां हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि आप है ना जब तक है ना ये जो रूढ़िगत परंपरा है वो आप ही चलाते रहोगे तो फिर आप मतलब कि आगे का जो भी कार्य है वो मतलब कि नहीं कर पाओगे। और एक जो मेरी गुजारिश है वो है जो हमारे ये जो पुलिस है वो जो भी गुनहगार है उनको जल्द ही जल्द उनको मतलब कि सजा दे, उनको पकड़े जल्द ही जल्द, क्योंकि वो गुनहगारों में मतलब के घर के भी हो सकते हैं या फिर है ना मतलब के बाहर के भी हो सकते हैं। तो ये जो सरकार है उनसे गुजारिश है कि एक बार आप मतलब के जो भी गुनहगार है उनको मतलब के फांसी दे, तो ये जो सिलसिला है वो मतलब के रुक सके। ये आक्रोश, ये गुस्सा हर एक नागरिक का है, लेकिन बहुत दुख की बात है कि सरकार और जो पुलिसकर्मी होते हैं वो अपने पैसों के दम पर, अपने ओहदे के दम पर इन गुस्से को दबा देते हैं और अपना गुस्सा इन लोगों को बस एक मोमबत्ती के जरिए निकालना पड़ता है। और आज इसी गुस्से को आप तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है और वीएनएम टीवी के द्वारा ये कोशिश की जा रही है कि अब ये आग बुझनी नहीं चाहिए। जिस तरह बाकी सारे केसेस दूसरे केसेस में के सामने दब जाते हैं, ढक जाते हैं, कभी कोई पॉलिटिकल लीडर की वजह से, कभी कोई दूसरे रेप केस की वजह से, तो ये केस अब दबना नहीं चाहिए। अब इस पर आवाज उठनी ही चाहिए और इस आग को बुझाना नहीं चाहिए। अब मैं जानना चाहूंगी, यहाँ पर हमारे साथ में और भी लड़कियां मौजूद हैं, वो अपनी जिंदगी में किस तरह की लाइफस्टाइल को अपनाती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, साथ ही साथ वो अपने आसपास के लोगों को और समाज को क्या संदेश देना चाहती हैं, वो इन सभी से जानेंगे। मैं अपनी सेफ्टी के लिए बोलना चाहती हूँ कि कभी भी आप घर से बाहर निकलो, बी अवेयर, आपके आसपास क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कौन आपको कितनी बार देख रहा है, उस सब में अवेयर रखो। देखो किसने कितनी बार देखा है, कितनी बार मुड़ के देखा है, कौन फॉलो कर रहा है, कौन फॉलो नहीं कर रहा है, सब चीज पे ध्यान रखो। और हमेशा अपनी सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ अपने साथ में रखो जिससे आप खुद को डिफेंस कर सको, क्योंकि डिफेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई भी आएगा, कोई भी बोलेगा, डिफेंस करो सबको, क्योंकि अपने पास कुछ भी होगा एटलीस्ट हमारे पास वो जो एक मिनट भी बचता है उसमें भी हम अपने आप को डिफेंस कर सकते हैं। तो बी अवेयर, कहीं भी निकलो, रात को भी निकलो, कोई मना नहीं है, लेकिन अवेयर रहो। आजू बाजू कौन चल रहा है, कितनी बारी देख रहा है, कौन कब से फॉलो कर रहा है, सब पे ध्यान रखो। ऐसे नहीं कि फिर जाते जाते फोन में घुसे रहो, वो नहीं है। अकेले निकलो या किसी के साथ में भी निकलो, हमेशा अवेयर, और अपने साथ कुछ भी ऐसा रखो कि आप अपने को डिफेंस कर सको, क्योंकि डिफेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं अपने आसपास के लोगों को ऐसे जागरूक करती हूँ कि मैं सबको ऐसे बोलती हूँ कि भाई अपने आप में कहीं भी निकलो, अपना डेली रूटीन है, ठीक है। आप यहाँ पे किसी भी जगह जाते हो, आपको कोई पर्सन रोज दिखता है तो नोटिस करो उस बात को कि कौन आपको रोज देखता है, कौन आपको रोज मिल रहा है, या फिर कुछ भी अजीब हो तो नोटिस करो। और अगर आप कहीं भी अकेले हो, प्लीज अगर अपने किसी भी करीबी को अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दो, जिससे कुछ भी हो तो उनको पता चलेगा कि नहीं ये इस जगह पे वो जा सकते हैं बचाने के लिए, या फिर किसी और को बोल सकते हैं कि नहीं यहाँ पे ये है, जाओ जाके बचाओ, उसको हेल्प करो, कुछ भी हो सकता है। हमेशा अवेयर रहो, अवेयरनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। पहले तो बात यही है कि आप जब भी घर से बाहर निकलो तो अपने साथ कुछ भी लेके जाओ। पहले तो नाइफ है, बहुत सारी सेफ्टी प्रोडक्ट्स है, वो अपने पास रखो। सबसे पहली चीज तो आपकी आवाज ही आपका हथियार है। कुछ भी हो तो आप अपनी आवाज से सबको इकट्ठा करो, बताओ ये लड़का ये कर रहा है, मुझे टच कर रहा है या फिर बुली कर रहा है। तो प्लीज पहले तो आप अपना सेल्फ डिफेंस करिए कि कोई भी लड़का आपको उठा के भी ना देखे। मैं यही बोलना चाहूंगी कि ये जो केसेस बढ़ रहे रेप के,
ये एक कारण है कि हम लड़कियां भी आवाज नहीं उठा रही है, कुछ कर नहीं रही है। तो मेरा यही कहना है कि हमें आवाज उठाना है और कोई हमें छू भी ना सके उस तरह हमें प्रोटेक्ट करना है अपने आप को और आवाज उठाना सबसे पहले तक कि हमें साथ हो ही ना सके और इकट्ठा ही करना है। अगर हम अकेले हो कई जगह तो चिल्लाना है, सबको इकट्ठा करना है कि ये मुझे कर रहा है कुछ, या फिर हमें मारना चाहिए, उसे सीधा पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जब भी कोई घटना घटती है या किसी पॉलिटिशियन को वोट चाहिए होते हैं तो वो जोर शोर से प्रचार करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं किसी भी मुद्दे के तहत। लेकिन जब भी कोई ऐसी बात होती है, रेप जैसी कोई घटना घटती है, तो बहुत दुख की बात है कि ऐसे कोई अवेयरनेस कैंप यहाँ पर नहीं निकाले जाते, कोई मार्च नहीं निकाला जाता जिसमें लड़कियों को जागरूक किया जाए, लड़कियों को टिप्स दिए जाए कि वो अपने आप को कैसे सेफ रखेंगी। जैसे कई सारी लड़कियों ने कहा कि हमें घर से ही ये चीज सिखा दी जाती है कि हमें दब के रहना है। वैसे बहुत जरूरी है कि जैसे हम बाहर निकले तो लोग हमें अवेयर करें कि अब हमें अपनी सेफ्टी के लिए क्या करना है। तो इस पर लोगों के क्या विचार है कि क्या इस तरह का कोई मुहिम छेड़ना चाहिए अपने शहर में? मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ये एक मुहिम छेड़ना ही चाहिए, क्योंकि जब सरकार वोट लेने आती है, जो भी कैंडिडेट रहते हैं वो उस टाइम पे कुछ ज्यादा ही बोलते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे। तो हमारा भारत आप जानते हो जब पहले था तो हमारे भारत में ये सब चीजें थी ही नहीं कि कैंडल लेके जाओ अगर ये हमारे में तो जब द्रौपदी का हुआ था तब महाभारत हुआ था, ठीक है। तो हमें लड़ना सिखाया गया, ये कैंडल लेके जाना इससे कुछ होता नहीं। अभी 2-3-4 दिन हो जाएंगे और ये सब लोग उस लड़की को भी भूल जाएंगे और ये केस को भी भूल जाएंगे और वो रेपर्स भी अपने अच्छे से घूमते रहेंगे, उनकी बेल भी हो जाएगी। तो मैं यही चाहूंगी कि सरकार सख्त से सख्त कायदा उठाए और एक कोई अच्छी सी कोई पॉलिसी निकाले जिससे कि लड़कियों को या तो कुछ रिफेयर किया जाए, जैसे कि पेपर स्प्रे है या कुछ हथियार है छोटे मोटे जो वो अपने पर्स या पॉकेट में रख सके, जिससे कि लड़कियां अगर अलोन टाइम में, ऐसे नहीं है कि लड़कियां घूमने ही जाती है, जॉब पे जाती है, अपने स्कूल वर्क अपने कॉलेज में, तो कई सारे रास्ते ऐसे होते हैं जो सुनसान होते हैं, वहां से लड़कियों को जाना पड़ता है, आना पड़ता है, वो संघर्ष करती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी आगे, तो उसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को सख्त से सख्त नियम लाना चाहिए कि जिससे लड़कियों को जागरूकता आए। जैसे कि ऐसे तो सब लोग टीवी चैनल्स पे दिखाया करते हैं कि ये सरकार जीत गई वो सरकार, तो ये चैनल पे सबसे ज्यादा चलना चाहिए कि लड़कियों को कैसे रहना है, लड़कियों को मतलब बोलते हैं ना जो कराटे नहीं होते हैं उसको सिखाना चाहिए लड़कियों को कि वो अपना एक प्रेफरेंस कर सके उस टाइम के लिए। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगी कि सरकार को सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए। आपका इस पर क्या कहना है? सबसे पहले तो लड़ना सिखाना बहुत जरूरी है। लड़कियां अगर लड़ेगी नहीं तो फिर अपने आप को वो सेल्फ डिफेंस कर ही नहीं पाएगी। इसके लिए मार्शल आर्ट्स है, कराटे है, बॉक्सिंग है, ऐसी कई सारी चीजें जो लड़कियां सीख सकती है। सबसे पहले तलवार सिखाओ तो चलाना, अगर वो चलाना सीख जाएगी तो किसी की हिम्मत तो होगी नहीं। और जो पॉलिटिशियन की बात है, उनको अगर वोट लेना हो तो वो हमारे घर के पास आएंगे, गाड़ियां निकालेंगे, डीजे वो सब रखेंगे। उससे अच्छा कोई ऐसा कैंप रखे जिससे लड़कियां जागरूक हो, रेपिस्ट डरे उससे कि नहीं अब लड़कियां जागरूक है, अब उनके पास जाना खतरों से भरा है। तो उसके लिए सबसे पहले तो यही कहूंगी, पहले भी बोला था, अगर हमें कैंडल मार्च को हटाना है तो लड़कियां पहले तो शस्त्र उठाओ, अगर कोई छेड़ेगा तो उसे मार दो, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि सेल्फ डिफेंस के लिए हमने मारा है उसे। अगर वो बंदा हमारे साथ कर सकता है तो हम उसे भी मार सकते हैं। हमें बहुत कड़ी से कड़ी मतलब हमें सजा देनी चाहिए उस रेपिस्ट को। ऐसे तो फांसी देने से कुछ नहीं होगा, हमें बहुत ज्यादा कठिन से मतलब सजा ऐसी दो कि कोई भी हैवानियत पे करने से पहले वो बोले नहीं मैं नहीं कर सकता। लड़की है, इज्जत दो, वो भगवान का रूप होता है, सब मानते हैं, पर कोई करता कुछ है नहीं, सब आजू बाजू वाले लोग देखते रहते हैं और लड़की छेड़ के चले जाते हैं सब लोग। वो हटाना पहले जरूरी है। अगर है तो हेल्प करने जाओ पहले आप लोग। लड़की है तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट हेल्प तो करो। लड़का अगर छेड़ रहा हो तो पहले तो लोगों को जागरूक होना चाहिए। आपको ये अथॉरिटी मिले कि आप लड़कियों के लिए कोई कानून बना सकती हैं, तो आप किस तरह का कानून बनाएंगे उनकी सेफ्टी के लिए? लड़के की सेफ्टी के लिए तो मैं तो एक ही कानून बनाना चाहूंगी। गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो लड़कों को ऐसा रेप करे तो ऐसी सजा दे कि उन्हें बीच रास्ते में खड़ा करके मारे और उनके हाथ पांव काट दे। वो उनको मारना भी नहीं चाहिए और हाथ पांव काट देने, उनको पता चले कि कैसे करते, रेप करके मार देते लड़की को। अभी उनकी बहन के सामने उनकी बहनों को ऐसा कोई करे तो कैसे करे? रेप होते क्यों है? पहले मेरे तो यही सवाल, रेप होते हैं तो गवर्नमेंट कोई डिसीजन क्यों नहीं लेती, मार क्यों नहीं देती? उन्हें कोई डिसीजन आता ही नहीं है। बस 2-3 दिन केस चलता है, महीना चलता है, बस
फिर हो गया केस खत्म, पैसे दबा। गवर्नमेंट पैसे खाती क्यों है? जब लड़की माँ बहन उनके घर में ऐसा किसी के साथ हो तो गवर्नमेंट सह सकती है? नहीं। जब किसी के और साथ होती है तो गवर्नमेंट सह लगती है, पर अपने साथ हो तो नहीं चलना चाहिए। तो फॉरेन कंट्री में होता है, बहुत सारे रूल्स बनाए फॉरेन वाले ने कि बीच रास्ते में मार दो, ये कर दो, हाथ काट दो, पैर। पर इंडिया में कुछ रूल्स नहीं, बस हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, बस 2-4 दिन बोल दिया, हो गया, खत्म। पर रेप होना ही नहीं चाहिए। रेप करो तो उसे सजा दो। उसने, वो हैवान ने वो किया क्यों? उसकी हिम्मत कैसे हुई? जब गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी तो किसी भी लड़के की ताकत नहीं कि वो लड़की को आंख उठा के देख सके। उनकी माँ बहन नहीं है घर में, उन्हें इज्जत नहीं दी जाती। जब दूसरे की बहन को, पहले खुद की बहन को इज्जत दो, फिर दूसरे की बहन को देखो। पहले यही सवाल है, गवर्नमेंट पहले तो रूल्स बनाओ, फिर दूसरों को समझाओ। आपके सामने निर्भया का केस हो या चाहे कोई भी रेप केस का मामला सामने आया हो, उसमें ज्यादातर रेपिस्ट ऐसे होते हैं जो अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। उनका ये कहना होता है कि ये लड़की अवेलेबल थी, ये लड़की लड़कों के साथ में घूम रही थी, ये लड़की दारू सिगरेट पी रही थी, इसीलिए मैं इसका रेप कर सकता हूँ। अब जब इस तरह की बातें हम अपने आसपास देखते हैं कि कोई लड़की है जो शायद अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करके किसी गलत ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई है, या शायद आपको लगता है कि ये गलत ग्रुप में इन्वॉल्व हो गई है, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और उस पर आपके क्या विचार हैं, ये आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगी कि कोई भी लड़का लड़की ऐसा नहीं हो कि ये गलत ग्रुप में इन्वॉल्व हो या स्मोक करे, ड्रिंक, वो उसकी खुद की पर्सनल लाइफ है, कुछ भी कर सकती है। पर वो तुम लोग ऐसी नजर से देखते क्यों? जब लड़की ड्रिंक करती है या स्मोक करती है, आप उनके पास जाओ ही मत, उसको सेफली घर पहुंचा दो। आप उनकी मतलब गलत फायदा क्यों उठाते हो आप लोग? वैसे तो लड़कियों को भी 20% में बोलना चाहूंगी कि वो अपने थोड़ा तो कपड़े सुधार ले, कपड़ों को सुधारे। लड़कों की देखो, लड़कियों को ज्यादा सिक्स सेंस रहती है कि उन्हें कौन देख रहा है, किस नजर से देख रहा है। तो सबसे पहले तो वो अपना कपड़ों का जो स्टाइल है वो सुधार ले। और ये ड्रिंकिंग स्मोकिंग है वो कर रहे हैं, ठीक है, पर वो अगर अपने भान में ही नहीं रहते, ठीक है, वो अपने, तो उनके साथ कुछ भी गलत कर सकता है उन्हें रूम पे ले जाके या कुछ भी करके। तो सबसे पहले तो उनको ये देखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि उनको अपना जो ड्रेस सेंस है वो ही चेंज करना चाहिए। और ज्यादातर लड़कियों की गलती तो नहीं ही होती है, लड़के जो रहते हैं वो अपनी गलत नजर से देखते हैं। जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो कितने छोटे कपड़े पहनती है, ठीक है, वो फुल ड्रेस अपना पहनती है, उनके साथ भी रेप होता है। 6 ईयर की लड़की के साथ होता है, 2 ईयर की अरे बोर्न हुई लड़की के साथ भी ये सब होता है, ठीक है। तो उन लड़कियों की तो कोई मतलब ड्रेस का कोई सेंस ही नहीं होता। जो नजरिया है वो बदलना चाहिए। और लड़कियों को भी कहना चाहूंगी कि अपना ड्रेस सेंस बदले। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जैसे कि बात हुई लड़कियों के कपड़ों की, तो अभी जिसका रेप हुआ था वो डॉक्टर थी, तो डॉक्टर, तो इसमें कोई कपड़े का वो आता ही नहीं है, वो भाई डॉक्टर है, वो तो अपना ही पहनेंगी ना। तो ये जरूरी नहीं है कि लड़कियां जो कपड़े पहनती है वो उनसे मतलब वो गलत है। लड़कियों का ड्रेसिंग सेंस गलत नहीं होता, वो उनकी प्राइवेट चॉइस है, ये हमारी बॉडी है, हम कुछ भी पहने, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो निर्भया थी वो तो बस में जा रही थी, तो उनका ड्रेसिंग सेंस किसे देखने गया था? जैसे कि आप 20% जो महिला है उनकी बात कर रहे हैं, जो लोग को फ्रीडम लेती है, जैसे कि छोटे कपड़े पहनती है, तो कुछ सोशल मीडिया पे ऐसी कुछ एक्टिव रहती है, तो उन लड़कियों के लिए मैं कहना चाहूंगी, आप जिसके भी साथ जा रहे हो, आप जिसके भी साथ रात को घूम रहे हो, आप अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ जिसके भी साथ घूम रहे हो, तो आपको ये चीज अवेयर करनी चाहिए कि आप किसके साथ घूम रहे हो, आप कितने सेफ हो, आपको पूरी सेफ्टी के साथ जाना चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आप अपनी नादानियत में आप कुछ भी, आप फुल अपनी फ्रीडम रखो, मना नहीं है, पर आप उसके साथ अवेयर भी रहो कि हाँ मुझे फ्रीडम मिली है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। आपको पूरी तरह से अवेयर रहना चाहिए और अपनी सावधानी खुद लेनी चाहिए। मेरा कहना यह है कि ऐसा कहा जाता है कि भारत देश में ऐसी कोई सी भी जगह नहीं है कि जहाँ पे लड़की सुरक्षित रहे। क्यों नहीं है उसको खुद बनानी पड़ेगी, उसको एक साथ रहना पड़ेगा, उसको अपने विचार रखने पड़ेंगे, उसको हिम्मत देनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि रक्षाबंधन पे जब वो अपने भाई को राखी बांधे तो उसका भाई उसकी मतलब फिक्र करे, उसको देखे। जो वो बहन अपने भाई को जो राखी बांधती है वो एक वही भाई नहीं है, उसके अलावा दूसरे भी हैं। राष्ट्रगानों में कहा जाता है कि हम सभी भारतवासी एक साथ हैं, भाई बहन है। क्या वो खाली कहने का हक है, उस पर अमल करने का हक नहीं? मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सबको अमल करना पड़ेगा उस पर,
एक साथ रहना पड़ेगा। अब देश के हर परिवार को समझना होगा कि उन्हें सिर्फ लड़कियों को इस मामले में शिक्षित नहीं करना है कि उन्हें किस तरह से रहना है, क्या कपड़े पहनने हैं, बल्कि अपने घर के लड़कों को भी सिखाना है कि उन्हें लड़कियों को किस नजर से देखना है, लड़कियों के साथ में किस तरह से बिहेव करना है। और लड़कियों को भी अब ये सीखना जरूरी है कि उनकी इज्जत, उनकी सुरक्षा उनके हाथों में है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पर श्री कृष्ण नहीं आएंगे आपको बचाने के लिए। अब यहाँ पर आपको खुद को हथियार उठाना होगा, आपको खुद को इतना सक्षम बनना होगा कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सके। साथ ही साथ जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगी कि ये जो गुस्सा इन लोगों ने व्यक्त किया है, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि मैं मानती हूँ कि हर किसी के मन में यही गुस्सा है जो हर कोई बताना चाहता है, हर कोई जताना चाहता है, लेकिन किसी ना किसी वजह से उस गुस्से को दबा दिया जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब धीरे धीरे कर ये जो रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, ये अब कम हो जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि इस देश में एक भी रेप का केस नहीं होगा। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। BLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a New Year resolution. New Year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया, काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही,
Switch to RR Signature Broadway fans with curved blades जो हवा पहुंचाए कोने कोने में. Feeling like a wow. RR Signature fans, आपके काम की बात. Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing, so grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. जब भी इस मंत्र की ध्वनि गूंजती है तो दिलों में भक्ति और शांति का अनुभव होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस मंत्र का जादू कैसे पूरी दुनिया में फैल गया? आइए जानते हैं उस अद्भुत यात्रा की कहानी जिसे आज हम सब इस्कॉन के नाम से जानते हैं। इस्कॉन, जिसे इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना 1966 में न्यूयॉर्क में श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपादा जी द्वारा की गई थी। उन्होंने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य संदेश को पश्चिमी दुनिया में फैलाने के लिए इस संगठन की नींव रखी। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान कृष्ण के अवतार थे, उन्होंने 16वीं सदी में भक्ति आंदोलन की शुरुआत की, जो बाद में इस्कॉन के रूप में पूरी दुनिया में फैला। आज हम एक ऐसे स्थल पर हैं जहां हर कोने में भक्ति की गंगा बहती है, जहां हर दिल से श्री कृष्ण नाम की धुन गूंजती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इस्कॉन मंदिर की, जहां श्री कृष्ण की महिमा और भक्ति का अद्वितीय संगम देखने को मिलता है। यहाँ आए हुए हर भक्त के चेहरे पर अपार प्रेम और सच्ची श्रद्धा हमें देखने को मिलती है। इस्कॉन का मुख्य उद्देश्य लोगों को भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के आधार पर आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्रदान करना है। इस संगठन के फॉलोअर्स वेदों के सिद्धांतों को सरल और वैज्ञानिक तरीके से लोगों के जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं। आज इस्कॉन एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है। इसका मुख्य कारण है इसकी शिक्षाओं की वैज्ञानिकता और तार्किकता। इस्कॉन वैदिक शास्त्रों में निहित आध्यात्मिक ज्ञान को इस तरह से प्रस्तुत करता है कि लोग इसे समझ सके और अपने जीवन में उतार सके। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शांति और सुख की तलाश में हैं, और इस्कॉन उन्हें आध्यात्मिक प्रेम और ज्ञान प्रदान करता है। यही कारण है कि लोग इससे और आकर्षित होते हैं। जो बद्ध जीव है तो
उसको ये संसार से जन्म मृत्यु के चक्कर से कैसे बाहर आए, तो उसके लिए भगवत गीता का ज्ञान और भागवतम वो यहाँ पर उसका ज्ञान दिया जाता है, ताकि सबको पता चले कि हमारा सनातन हिंदू शास्त्र क्या है। तो वो सब डिटेल्स देने के लिए, ज्ञान देने के लिए यहाँ पर निवासित ब्रह्मचारी और गृहस्थ लोग भी होते हैं। तो मंदिर की ये खास बात है, ऐसा नहीं कि विग्रह और उसकी पूजा अर्चन होता है उतना नहीं है, उसके अलावा ये भी है और वो बहुत जरूरी है। और इसको उनका दूसरा एक महत्व का कार्य वो भी है कि वे लोग स्कूल कॉलेज में जा करके इस्कॉन मंदिर में हमारे कृष्ण भगवान का प्रचार करते हैं, ताकि वो सबको पता चले कि भाई हाँ हमको ये फॉलो करना है। ज्यादातर लोग अभ्यास करते हैं, शैक्षणिक अभ्यास, लेकिन वो शैक्षणिक अभ्यास सिर्फ होगा तो उसका कोई मतलब नहीं। इसके साथ यदि वो आध्यात्मिकता से जुड़ेंगे तो वो लोगों को पता चलेगा कि जीवन कैसे जीना है, जीवन का सिस्टम क्या होना चाहिए, तो ही सब में हार्मनी रहेगी, एक ट्यूनिंग रहेगा और संसार में सुख और शांति बनी रहेगी। आप इस बार सिल्वर जुबली मना रहे हैं, तो इसके बारे में क्या जानकारी देना चाहेंगे आप? तो इस बार जैसे आप सब जानते हैं कि इस्कॉन मंदिर तो यहाँ 40 साल से है, पर 1999 में 1999 में जन्माष्टमी के दिन पर है मंदिर में श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री राधा श्याम सुंदर और श्री गौरनिताई के विग्रहों की स्थापना हुई। और इस जन्माष्टमी को इसको 25 साल पूरे होने आ रहे हैं। और इसी रजत जयंती का उत्सव मनाने के लिए बड़ौदा केरल विभाग में इस्कॉन बड़े बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। जैसे पिछले संडे है सयाजीराव नगर गृह में एक कल्चरल सांस्कृतिक का जो कार्यक्रम है इसका आयोजन हुआ, और इस शनिवार को है दीनदयाल उपाध्याय नगर गृह है आजवा रोड में, वहां पर भी सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। उसके अगले और 2 शनिवार को न्यू समा में जो स्कूल है उर्मी स्कूल, और आत्मीय धाम है मांजलपुर में, वहां पर भी ऐसे बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन है। और इस साल क्योंकि 25 साल है तो और भी इस्कॉन से सब जुड़े हुए जैसे पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज यहाँ पर उपस्थित रहेंगे इस कार्यक्रम में। मंदिर को पूरा नया रंग लगाया गया है और मंदिर के जो झुम्मर है वो भी नए लगाए जा रहे हैं। तो पूरा भव्य उत्सव और भव्य तरीके से मनाने का पूरा आयोजन है। इस उत्सव से हम ये देना चाहते हैं कि पिछले 25 साल से इस्कॉन मंदिर हर इस बड़ौदा में कुछ भी आफत आई, कुछ जैसे कोरोना आया तो मंदिर ने हर दिन में 5,000 10,000 लोगों को वितरण किया भोजन। हर रोज 1000 लोगों के लिए यहाँ पर भोजन का वितरण होता है। तो और आने वाले सालों में भी बड़ौदा की जो जनता है उसका सहयोग मिलता रहे, तो ऐसे ही इस्कॉन मंदिर अधिक से अधिक बड़ौदा वासियों की सेवा में लगा रहेगा। पश्चिमी देशों में इस्कॉन की प्रसिद्धि एक अद्भुत कहानी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने 1500 के दशक में ही भविष्यवाणी की थी कि मेरा नाम हर नगर और गांव में गूंजेगा। ये भविष्यवाणी आज इस्कॉन के माध्यम से पूरी हो रही है। कई पश्चिमी भक्तों ने इस्कॉन के संपर्क में आकर अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझा है। उनके अनुसार कृष्ण चेतना ने उनके सारे प्रश्नों का उत्तर दिया जिसे वे पहले कहीं नहीं पा सके थे। अकेले 11 वर्षों में इस्कॉन ने पूरी दुनिया में अपना विस्तार कर लिया। इस गति के पीछे का कारण है भगवान कृष्ण और उनके शुद्ध भक्त श्रील प्रभुपादा का आशीर्वाद। गीता के अनुसार जहां कृष्ण है वहां विजय है, और इस्कॉन इस सिद्धांत का साक्षात प्रमाण है। यहाँ पे सबसे ज्यादा मालाएं का महत्व रहता है ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे तुलसी माला का बहुत महत्व रहता है। तो जाप माला, कंठी माला, ब्रेसलेट, वो सब तुलसी का ज्यादा रहता है। फिर रुद्राक्ष की माला रहती है, स्फटिक की माला रहती है, लाल चंदन का रहता है, वो सब माला जाप के लिए रहता है। नीम का रहता है, बच्चों के लिए रहता है। और फिर बुक्स में भगवत गीता, कृष्ण बुक, रामायण बुक और छोटी छोटी बुक्स वो सभी रहते हैं। अगरबत्ती, पूजा सामग्री, अत्तर जो कृष्ण जी के लिए रहता है, माता जी के लिए रहता है, जो सभी देवी देवताओं को हम पूजा करते हैं वो सभी सामग्री यहाँ पे मिल जाएगी। और फिर यहाँ पे फोटो फ्रेम भी रहते हैं राधा श्याम सुंदर के, जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा माता रानी, बलदेव प्रभु जी की या नरसिंह महादेव की सभी फोटो फ्रेम भी यहाँ पे रहती है। और ज्यादा में सबसे तिलक स्टैम्प का महत्व भी रहता है। तिलक स्टैम्प यहाँ पे जो भक्त लोग हैं वो ज्यादातर यूज करते हैं।
गोपी चंदन रहता है, बांसुरी, जन्माष्टमी में बांसुरी का ज़्यादा हमारे यहाँ भीड़ रहती है बांसुरी के लिए। और फिर जाप बैग, जो जाप करते हैं उसके लिए जाप बैग, जाप मालाएं, किचन, कृष्ण भगवान के ब्रोच, वो सब रहता है। इस युग में जब लोग आध्यात्मिक मार्ग की तलाश में हैं, इस्कॉन उन्हें एक सटीक और सर्वश्रेष्ठ मार्ग दिखाता है, जो कि है भक्ति योग। ये वही भक्ति आंदोलन है जिसने हमारे देश के मध्यकाल में संतों के माध्यम से भक्ति की लहर फैलाई थी। इस्कॉन गीता के अनुसार भक्ति को सबसे उत्तम मार्ग मानता है। इस्कॉन न केवल आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करता है, बल्कि ये समाज सेवा में भी अग्रणी है। श्रील प्रभुपादा ने ये आदेश दिया था कि हमारे मंदिर के 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी भूखा नहीं सोएगा। इस आदेश का पालन करते हुए इस्कॉन के अनुयायी फूड फॉर लाइफ और अक्षय पात्र जैसी योजनाओं के तहत पूरे विश्व में लाखों लोगों को भोजन प्रदान कर रहे हैं। आज इस्कॉन के पास 421 मंदिर, 50 स्कूल, 90 रेस्टोरेंट्स और 60 स्वावलंबी फार्म समुदाय है। तो आप इस्कॉन से किस तरह से जुड़े और आपकी श्री कृष्ण की भक्ति की यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? वैसे तो बचपन से ही रुचि थी भगवान धर्म के विषय में, लेकिन विशेष रूप से इस्कॉन के द्वारा एक कार्यक्रम चलता है, इस्कॉन यूथ फोरम के द्वारा कॉलेज के युवाओं के लिए। जब मैं कॉलेज में B.Pharma कर रहा था, उसी समय इस्कॉन से जुड़ा, फिर भगवत गीता पढ़ी, गीता के कोर्स किए और लगा कि कुछ समाज के लिए करना चाहिए, धर्म के लिए करना चाहिए। तो एक अच्छा विकल्प यहाँ पर देखा कि इसके माध्यम से भगवान की सेवा, समाज की सेवा की जा सकती है। इसलिए अगर कि इस्कॉन में फुल टाइम डिवोटी 2013 में मैंने ज्वाइन किया। और इस्कॉन से जुड़ने के बाद आपके जीवन में क्या सकारात्मक प्रभाव हुआ है? मुख्य रूप से तो मैं लाइफ स्टाइल देखता हूँ कि पहले जो विद्यार्थी जीवन में लाइफ स्टाइल थी और अभी जो जीवनचर्या, उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें जैसे गुस्सा हो जाना बहुत जल्दी, और उसके अलावा मन का बहुत परेशान करना, ये सारी चीज़ों से पहले जूझा करते थे। लेकिन जब से भक्ति के मार्ग को अपनाया है, जब से अभ्यास किया है, तब से एक डेडिकेशन कह सकते हैं। और ये सब जो बुराइयां हैं, इन पर ये तो नहीं कहूँगा कि विजय प्राप्त हो गई है, लेकिन ये पक्की बात है कि 80% तक ये चीज़ें कम हो चुकी हैं। तो ये एक अच्छा इम्पैक्ट, भक्ति का जो एक अच्छा इम्पैक्ट ये है जुड़ने के बाद कि लाइफ के पर्पस को समझा, और लाइफ के पर्पस को समझ के साथ ही साथ जो हमें प्यूरिफिकेशन करना, अपना शुद्धिकरण, उसमें बहुत अच्छा काम हुआ है। विदेश में भी इस्कॉन बहुत लोकप्रिय है, तो उसके पीछे का क्या राज है? देखिए, कृष्ण का अर्थ होता है सर्वाकर्षक, जो सभी को आकर्षित करने वाले हैं वही कृष्ण हैं। जैसे कोई अच्छी दवाई बनती है अमेरिका में, तो ऐसे नहीं कहते कि ये दवाई सिर्फ अमेरिका में रहेगी, बल्कि ये दवाई पूरे विश्व में जाएगी और सबको इसका लाभ होना चाहिए। ऐसी भगवान की भक्ति है, भगवान कृष्ण है। भगवान तो एक ही है, भगवान तो दो नहीं हो सकते। तो जो भगवान की भक्ति है, गीता का जो ज्ञान है, वो सबके लिए है। गीता के ज्ञान में ऐसे नहीं, गीता के ज्ञान में कहा गया कि मन को नियंत्रित करना है, तो मन हिंदू का भी हो सकता है, मुसलमान का भी हो सकता है, क्रिश्चियन का, सबका मन है। तो इसलिए मन तो सबके लिए है। तो भगवान का जो ज्ञान है, क्यों लोग कृष्ण की ओर आकर्षित हैं, उसका मुख्य कारण है गीता का ज्ञान। गीता का ज्ञान ऐसा है जो हर व्यक्ति के लिए, बच्चे से लेकर के वृद्ध व्यक्ति तक, जवान व्यक्ति तक, युवा व्यक्ति तक, सबको लाभकारी है। और वही गीता का ज्ञान लोगों को आकर्षित करता है और अंततः लोग कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। भगवान और युद्ध को कैसे आकर्षित किया इस्कॉन ने? युवाओं के पीछे आकर्षण का जो एक बड़ा कार्य है कि युवा बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहा है और वो खोज रहे हैं कि हमें शांति कहाँ मिलेगी, अपनी समस्याएं, जो हमें तकलीफें हैं, जो बैड हैबिट्स हैं, हम उनको कैसे ओवर पावर कर सकते हैं, कैसे उनसे बच सकते हैं। तो हम उनको काउंसलिंग देते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं, सपोर्ट करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे वो एक अच्छे नागरिक के रूप में, भारत के अच्छे नागरिक के रूप में, एक अच्छे अपने पारिवारिक जन के रूप में वो जीवन बिता सकते हैं। ये हम उनको सहयोग करते हैं, ऐसी शिक्षाएं देते हैं गीता के आधार पर, और वो शिक्षाएं उनको कारगर लगती, प्रभावी लगती, इसलिए बहुत सारे युवा इसमें जुड़ते हैं। जन्माष्टमी का क्या महत्व है? जन्माष्टमी भगवान के प्राकट्य का दिवस है। भगवान गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जब पापाचार समाज में बढ़ते हैं तो भगवान ऐसे दुष्टों को, राक्षसों का वध करने के लिए भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं, और उससे अधिक उनके जो भक्त हैं, उन भक्तों के साथ प्रेम पूर्वक आदान प्रदान करने के लिए भगवान प्रकट होते हैं। तो जन्माष्टमी वो समय है जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर कंस इत्यादि राक्षसों के द्वारा, चाणूर, मुष्टिक, जरासंध जैसे राक्षसों के द्वारा बहुत अधिक उपद्रव किया जाने लगा, संत पुरुषों को सताया जाने लगा,
तब भगवान प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने ऐसे असुरों का वध किया। तो वही उत्सव है जन्माष्टमी, जब आषाढ़ भाद्रपद पूर्णिमा के अष्टमी के दिन, भाद्रपद अष्टमी के दिन भगवान प्रकट हुए थे। मैं एक विशेष आग्रह हमारे जो करना चाहूंगा जन्माष्टमी के दिन, देखिए धर्म के 4 स्तंभ होते हैं। वो होते हैं दया, तपस्या, सत्यता और शुचिता। ये धर्म इन 4 पैरों पर टिका हुआ है और भगवान कृष्ण आते हैं कि धर्म की स्थापना हो। तो भारतीय होने के नाते, सनातनी होने के नाते हम सबकी बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि हम भी धर्म की स्थापना में कैसे सहायक बने। भगवान आते धर्म की स्थापना के लिए, तो हमें भी भगवान की सेवा करनी है, तो धर्म की स्थापना में सहायक होना चाहिए। और ये जो 4 धर्म के स्तंभ हैं, ये टूटते हैं 4 चीजों से। पहला है मांसाहार करने से। व्यक्ति मांसाहार करता है तो उससे धर्म का एक पैर, जिसका नाम है दया, वो नष्ट होता है। दूसरा है धर्म का पैर तपस्या, और तपस्या नष्ट होती है नशा करने से। तो आजकल हमारे युवान बहुत ज्यादा गांजा वगैरह शराब में लगे हुए हैं। मैं कहूंगा कि आपकी सबसे अच्छी भेंट कृष्ण के लिए जन्माष्टमी पर होगी, आप इन नशे से दूर रहें। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है जो धर्म का स्तंभ है, क्लीनलीनेस, शुचिता। और शुचिता नष्ट होती है यदि कोई व्यक्ति अवैध स्त्री संग, अवैध पुरुष संग, वैवाहिक विवाह के अलावा यदि कोई स्त्री पुरुष संग कोई करता है गृहस्थ आश्रम के अलावा, तो उससे शुचिता नष्ट होती है। तो मैं विशेष रूप से सभी से और युवाओं से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूंगा कि बचाइए अपने आप को। और चौथा होता है धर्म का स्तंभ, उसको कहते हैं सत्यता, ट्रुथफुलनेस। और सत्यता जाती है जुआ इत्यादि खेलने से। तो प्रलोभन तो बहुत है आपको जगह जगह कि ये कर लीजिए, ये खेल लीजिए, ये खेल लीजिए, लेकिन बचाइए उससे अपने आप को। तो हमारी वास्तविक जो जन्माष्टमी मनाना हमारा तभी पूर्ण होगा जब हम इन 4 सिद्धांतों को जीवन में अपनाएंगे कि नशा नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, अवैध स्त्री गमन, अवैध पुरुष गमन नहीं करना है। इन 4 सिद्धांतों जो हम जीवन में अपनाएंगे तो ये हमारी भगवान श्री कृष्ण को इस जन्माष्टमी पर सबसे अच्छी भेंट होगी। और यही हमारे प्रेम का वास्तविक उनके लिए प्रदर्शन होगा कि भगवान जिस उद्देश्य के लिए आए उस उद्देश्य में हम उनके सहायक बने। इस्कॉन के अनुयायी केवल अंधविश्वासी नहीं हैं, वे सभी अपने अपने पेशेवर जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। उनके जीवन में भगवान कृष्ण केंद्र बिंदु है, बाकी सब कुछ गौण है। वैदिक धर्म का सर्वोच्च मार्ग भक्ति ही है और इस्कॉन इस मार्ग का पालन करता है। इसके 4 प्रमुख नियम हैं: मांसाहार का त्याग, नशीले पदार्थों से दूरी, जुओं से बचना और अवैध संबंधों से दूर रहना। इस्कॉन ने इस मंत्र के माध्यम से एक अद्भुत यात्रा की है जो हमें हमारी आत्मा के सत्य और ईश्वर के साथ हमारे शाश्वत संबंध की जानकारी देता है। ये एक ऐसा आंदोलन है जिसने न केवल आध्यात्मिकता का प्रसार किया है बल्कि मानवता की भी सेवा की है। इस्कॉन के अनुयायी अपने निस्वार्थ सेवा और भक्ति से दुनिया को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे